नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या का बेहद महत्व माना गया है। कहा जाता है कि अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से उनके अनुसार अगर हम अपना खान पान, अपना आहार विहार करें तो वो हमारे शरीर को बेहद लाभदायक फल प्रदान करता है। ऐसे में दर्शकों, चिलचिलाती गर्मी से अब तो हमें निजात मिल गई है और मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम बेहद सुहाना हो चुका है, लेकिन इस वर्षा ऋतु में हमें अपना ख्याल किस तरह से रखना है, वर्षा ऋतु में हमारे शरीर के भीतर किस तरह के बदलाव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गर्मी से अब बरसातों की तरफ बढ़ते हैं। आज संजीवनी के इस भाग में हम वर्षा ऋतु को और भी करीब से समझेंगे, वर्षा ऋतु में होने वाली तकलीफ, बीमारियों को जानेंगे और ये भी जानेंगे खास तौर पर कि आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में अपना ख्याल आयुर्वेद के जरिए किस तरह से रखा जाना चाहिए। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जोशी जी है। उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर जोशी, जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु के बारे में और आपसे वर्षा ऋतु की अलग अलग जो फेजेस हैं उनको लेकर भी बातचीत करेंगे और हमारे जो मानव शरीर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद में अलग अलग ऋतुओं को किस तरह से परिभाषित किया गया है, और कहा जाता है कि ऋतुओं में हमें अपना आहार विहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इस सब पर आप थोड़ी जानकारी पहले दें। जी, आयुर्वेद में सदवृत यानी कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सभी ऋतुचर्या और दिनचर्या, ये दो प्रकल्प हैं, उसमें इसका वर्णन है। और आयुर्वेद के एक महर्षि वाग्भट हुआ करते थे, उनकी लिखी हुई 2 किताबें हैं अष्टांग संग्रह, उसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या का विशेष रूप से वर्णन है। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुओं में बांटा गया है। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, 6 ऋतुएं यहाँ होती है: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को आदान काल कहते हैं और एक को विसर्ग काल कहते हैं। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म जो ऋतुएं हैं, इनको आदान काल की ऋतुएं बताया गया है, जबकि वर्षा, शरद और हेमंत जो है ये विसर्ग काल की ऋतुएं हैं। आदान काल के बारे में कहा जाता है कि इस समय में जो व्यक्ति होता है उसका बल कम हो जाता है, उसके अंदर एक प्रकार से रुक्षता रहती है, उसके अंदर से स्निग्धता कम हो जाती है। और जैसे विसर्ग काल में आते हैं तो फिर बल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर रुक्षता भी कम होती चली जाती है। तो जो वर्षा ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच का जो काल है, इसे हम संधि काल कहते हैं। और हमारे यहाँ जाने वाली ऋतु के 7 दिन और आने वाली ऋतु के 7 दिन यानी 14 दिन को ऋतु संधि का काल कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी तपिश और गर्मी से सभी हम लोग परेशान थे और अभी अभी बारिश स्टार्ट हुई है, यानी कि ये ऋतु संधि का काल है। और इस समय में कहते हैं कि जाने वाली ऋतु का खान पान और आने वाली ऋतु का खान पान क्रमशः हमें धीरे धीरे इसका परित्याग करते हुए नई ऋतु का हमें खान पान, व्यवहार, ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये वर्षा ऋतु का काल है और इसमें हमारे आचार्यों ने वर्षा ऋतु में प्रयोग की जाने वाली ऋतुचर्या यानी कि क्या क्या हमको अपने डाइट्स में, क्या क्या अपने विहार में परिवर्तन लाने चाहिए, सब बताएं। बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि अब हम वर्षा ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे आपने भी बताया और हम सब ने महसूस किया है कि इस बार जो गर्मी थी उत्तर भारत में और पूरे भारत में ही लगभग बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो अब जो ये ट्रांजिशन हो रहा है या हो चुका है ऑलमोस्ट, किस तरह से इसका इम्पैक्ट हमारे मानव शरीर पे, प्रभाव किस तरह से अब पड़ता है जब ऋतु परिवर्तित होती है, और ख़ासतौर पर जब हम वर्षा ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे शरीर में किस तरह से बदलाव हो रहे होंगे? वर्षा ऋतु जो है आयुर्वेद के हिसाब से ये वात के प्रकोप का स्वाभाविक काल है। इस समय में ऐसा माना जाता है कि जितनी भी औषधियाँ हैं या जितने भी जो द्रव्य प्रकृति में हैं उन सब में अम्लीय भाव बढ़ जाता है। और ऐसे में हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान अग्नि का है, यानी जो हम पाचकाग्नि या जठराग्नि जिसे कहते हैं उसका बड़ा महत्व है। तो कहीं ना कहीं अग्नि जो है वो ऋतु संधि के काल में मंद हो जाती है और ऐसे में आहार विहार, डाइट से संबंधित चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। चूँकि वर्षा ऋतु है और बारिश होती है, तो पहले भी पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था और हम जानते हैं कि
इस समय में बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स भी निकल आते हैं, कहीं कहीं पर पानी जमा होता है, और ऐसे में बहुत सारे जो हमारे प्राणी हैं उनके लिए स्वाभाविक ब्रीडिंग का भी समय होता है, यानी उनकी रिप्रोडक्शन का भी समय होता है, जिनमें मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं। तो वर्षा ऋतु में हमें विशेष रूप से खान पान का तो ध्यान रखना ही रखना है, खासकर जो ऐसी जो चीज़ें हैं जो अम्लीयता को बढ़ाएं वो चीज़ें नहीं लेनी है, जो चीज़ें वात की वृद्धि करें वो चीज़ें नहीं लेनी है। लेकिन साथ साथ हमें विहार, जिसे हम कहते हैं व्यवहार में भी कुछ चीज़ें हमको रखना है, जिनमें पानी जमा होने नहीं देना, ताकि वहाँ पर मच्छर आदि जमा ना हो, वो ब्रीड ना करें। क्योंकि आने वाले समय में अभी जैसे ही धूप आएगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, और जो ये लार्वा जो ब्रीड करके मच्छरों ने अभी जहाँ जहाँ पे जमाव है वो फिर से नए मच्छर पैदा करेंगे, और फिर आप सब जानते हैं कि इसके बाद डेंगू है, मलेरिया है, इस प्रकार टाइफाइड है, इस तरह की समस्याएं बढ़ेंगी। तो वर्षा ऋतु में विशेष रूप से हमें हल्का आहार करना चाहिए, साथ साथ अम्लीय आहार से परहेज करना चाहिए, अपनी जठराग्नि का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। और विशेष रूप से जिन्हें वात से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे दर्द है, गठिया है, जोड़ों में समस्या है, उनको विशेष रूप से इस ऋतु में ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त हो सकती हैं, और एक एक करके हम उन बीमारियों पर भी आएंगे। आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि बरसात में, वर्षा ऋतु में खासतौर पर स्वच्छता का भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने कई बार देखा है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो उस वक्त हमारे शरीर में कई बार हमें बहुत गर्मी भी लगती है और कई बार बहुत ठंड भी लगती है। ऐसे में कभी हम पंखे, हवा या एसी के सामने बहुत ज़्यादा बैठना चाहते हैं और कई बार हमें कंबल की ज़रूरत भी पड़ती है। तो क्या शरीर का तापमान भी इस ऋतु में बदलता है? जी जी, क्योंकि ग्रीष्म से हम तुरंत अभी वर्षा ऋतु में आए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो वातावरण में पानी तो जो है एक प्रकार से ठंडक तो क्रिएट कर ही रहा है, लेकिन अभी भी ग्रीष्म ऋतु पूरी तरह समाप्त हुई नहीं है। तो जैसे ही धूप आती है तो फिर गर्मी भी लगती है। ऐसे में होता क्या है कि हम दोनों तरह की चीज़ों को करने लग जाते हैं। जैसे गर्मी हुई तो हम एसी में चले गए, और फिर अचानक से बारिश हुई, थोड़ी ठंड हुई तो हमने एसी बंद कर दिया। तो बॉडी में एक्लिमेटाइजेशन की एक पावर होती है, लेकिन अगर आप उसको नेचुरल वे में होने देंगे, यानी प्रकृति के अनुकूल होने देंगे, तब तो बेहतर है। लेकिन आप उसके लिए जिस प्रकार से, अच्छा आप लगातार एसी में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए हैं, और फिर एकदम से आपको टेम्परेचर कम हुआ तो आप फिर से उसको बंद कर दिया, तो बॉडी में कहीं ना कहीं इससे हमारी इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण से आप देखते होंगे कि हम कभी तो एकदम से ठंडा पानी पीते हैं गर्मी में, और फिर अचानक से हम उसको जो है फिर गर्म पानी लेने लगते हैं। तो इससे थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, इस प्रकार के वायरल संक्रमण जो हैं, जो वायरस के जो इन्फेक्शन है, वो इस ऋतु में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें उनका भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो विशेष रूप से वही बात जो मैंने पहले कही है कि हमको एकदम से इस प्रकार से तापक्रम के परिवर्तन से बचने की ज़रूरत है। यानी कि हमें एकदम से ऐसा नहीं है कि एसी से हम तुरंत बाहर चले जाएं और हम एकदम से धूप में आएँ फिर हम एसी में आ जाएं। हमको एक नॉर्मल जो हमारी जो प्रकृति के अनुकूल जो हमारा तापक्रम है वो बना रहे। और आयुर्वेद इसमें बहुत अच्छी चीज़ों को बताता है कि प्रकृति के करीब रहना सबसे जो महत्वपूर्ण है, नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करना, जिस पे हम आगे आपको बताएंगे, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पाचन की बात कर लेते हैं, खास तौर पर इस मौसम में, क्योंकि जब गर्मियाँ रहती हैं तो ज़्यादा सॉलिड खाने का मन नहीं करता, बहुत लिक्विड उस पर रहते हैं, भूख कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तब कभी मन भी होता है खाने का और कभी कभी नहीं भी होता है। तो इस समय में विशेष रूप से किस तरह से हमें आहार लेना चाहिए, अब आप ये जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, जैसे बारिश होती है तो लोग चाय पकौड़े बहुत खाते हैं। लोगों में एक ट्रेडिशन है कि बारिश हो गई तो चाय पकौड़े ले लिया। देखिए, किसी भी प्रकार का अम्लीय भाव बढ़ाने वाला, यानी अत्यधिक मिर्च, मसालेदार चीज़ें जो है इस समय में खाना सही नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर की जठराग्नि ऑलरेडी मंद होती है, और मंद अग्नि पर अगर आप गरिष्ठ आहार देंगे तो पाचन प्रक्रिया बिगड़ेगी, और पाचकाग्नि से ही शरीर की समस्त अग्नियाँ जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ उसी जठराग्नि से धात्वाग्नि, उसी से भूताग्नि, ये सभी उससे जुड़ी हुई हैं। तो कहते हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ही है कि दोष सम हो, धातु सम हो, अग्नि सम हो, मल सम हो, तभी व्यक्ति और साथ में इंद्रियां और मन प्रसन्न हो। तो अगर आप अपना आहार विहार जो है अनुकूल नहीं रखेंगे, यानी आप क्या लेना चाहिए हमें, तो हमें इस समय में जो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि गर्मी होती है तो हम लिक्विड डाइट पे रहते हैं, और फिर तो हमें ना तो ज़्यादा
जो है कहते हैं ना लिक्विड, ना बहुत ही ज़्यादा हैवी। इस समय में हमें जो हमारे सही घर का भोजन जो पाचन के योग्य हो। दूसरी चीज़, इस समय में पानी से संबंधित संक्रमण बहुत होते हैं, तो पानी को लेते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कंटामिनेशन ऑफ वाटर के बहुत चांसेस होते हैं इस समय में, और उससे भी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आप टाइफाइड का जो संक्रमण है वो हमारी आंतों में जाके प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं ये पानी से आता है। तो विशेष रूप से जो सब्जियां आ रही हैं उनको भी ध्यान रखना है हमने कि उनकी स्वच्छता का ध्यान हो, उनको अच्छे से उबाला जाए, पकाने से पहले अच्छे से साफ़ किया जाए, और वो किस सोर्स से आ रही हैं। कई बार सड़ी गली सब्जियां आती हैं, तो हमें वो भी देखना है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं वो क्या उसका सोर्स है, वो सड़ी गली तो नहीं है, वैसे ही उसमें अम्लीय भाव बढ़ा हुआ है, और ज़्यादा अगर वो सड़ी हुई होगी तो और ज़्यादा तकलीफ़ करेगी। तो वर्षा ऋतु में हमें साधारण भोजन रखना है, न ज़्यादा लिक्विड न ज़्यादा सॉलिड, और जो सुपाच्य भोजन हो, जो भी हर व्यक्ति के अनुसार उसका अपना एक डाइट में एक सूटेबिलिटी होती है, जिससे हम कहते हैं साथ में है, तो वैसा आहार हमने रखना है, और ज़्यादा गरिष्ठ आहार को लेने से बचना है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आहार में अब इस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करें, क्या सब्जियां होनी चाहिए, किस तरह के फल होने चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, किनका सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, वर्षा ऋतु में मैंने पहले ही बताया कि स्वाभाविक रूप से वात दोष का प्रकोप होता है। तो जो भी चीज़ें वात को बढ़ाती है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रुक्षता होती है, वात के गुण में रुक्षता ज़्यादा होती है, तो रुक्ष आहार नहीं करना है हमें, और हमें ऐसी चीज़ें लेना है जो थोड़ी सी स्निग्ध हो, जैसे कि आप दलिया ले सकते हैं, आप जो है फ्रूट्स में जो मौसमी फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप ले सकते हैं, बस सड़े नहीं होने चाहिए। आपको जो सब्जियां ताज़ी आ रही है वो आप ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो भारी भोजन है जो वात को बढ़ाएगा, जैसे उड़द की दाल है, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा इस समय में अवॉइड करें, जिनको पचाने में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, थोड़ा सा इस समय में उसको हल्का रखें। और साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि एसिड को बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च है, आप कोई भी चीज़ साधारण बना रहे हैं उसमें अगर आप अधिक मिर्च डालेंगे तो वो भी आपके कहीं ना कहीं वात को बढ़ाएगी, एसिडिटी को बढ़ाएगी। साधारण जो घर का बना हुआ भोजन है उसे आप स्वच्छता के पूरे पैमाने पर देखते हुए आपने लेना है। तो डॉक्टर साहब, लगातार आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। अब बात जिस तरह से आपने बोला कि पानी का रुकाव, जलभराव बहुत होता है, तो इस मौसम में जॉन्डिस, टाइफाइड, लिवर संबंधी रोग, कई रोग इस तरह से देखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं वाटरबॉर्न डिजीजेस कहलाते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो इस मौसम में इस तरह की बीमारियां क्यों होती हैं और उनसे बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारी रसोई में ऐसी क्या कुछ चीज़ें, आयुर्वेदिक ऐसी क्या कुछ नुस्खे हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं इनसे बचा जा सके? पानी की शुचिता और सफाई बहुत ज़रूरी है इस समय में, और हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कहीं पर भी वाटर लॉगिंग ना होने दें, और ताकि वो मॉस्किटोज़ के लिए या इंसेक्ट्स के लिए एक प्रॉपर ब्रीडिंग का स्थान ना बने। तो इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और सरकार इसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ऐसा होने पर अगर मान लीजिए किसी को बहुत तेज़ बुखार आ जाए या टाइफाइड उसको निकले कहीं ना कहीं, तो आयुर्वेद के जरिए किस तरह से इलाज हम कर सकते हैं, या घरेलू नुस्खे कुछ? बिल्कुल, आयुर्वेद में हमारे किचन को हमारी औषधिशाला बताया गया है। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे आप जानते हैं हल्दी है, हमारे यहाँ अदरक है, इसी प्रकार से आप पिपली है, ऐसे ही जीरा है, धनिया है, ये सब औषधियाँ हैं। मैंने बार बार इसलिए कहा कि अगर हम अपने घर का बना हुआ भोजन लेते हैं तो वो एक प्रकार से औषधि के रूप में ही काम करता है। लेकिन जैसे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात की आपने, तो गिलोय एक बहुत अच्छा हमारे पास में एक गिलोय का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप गिलोय का सत्व ले सकते हैं, गिलोय का स्वरस ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बुखार हो ही रहा है तो आप विभिन्न प्रकार के काढ़े हैं, आजकल क्वाथ हमारे पास में गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती हैं, इनको आप चिकित्सक की निर्देश में आप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें चिरायता पड़ा हुआ है, नीम है, गिलोय है, अदरक है, और ड्राई जिंजर शुंठी है, ये सब पड़ी हुई हैं। पिपली है, पिपला मूल है, चब्य है, चित्रक है। तो ये सभी आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श में आप ले सकते हैं, जो सुदर्शन घनवटी के रूप में आता है, जो संसमनी वटी के रूप में आता है, जो गिलोय घनवटी के रूप में आता है। तो आप नज़दीक के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाएं और वहाँ पर आप चिकित्सक से परामर्श लेकर के ये ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आप घर में भी कर सकते हैं, जैसे आप गुनगुना पानी लें, साथ में उसमें आप अदरक
या सुंठी ड्राई जिंजर होती है, तो ये अग्नि दीपन का काम करती है। इसको आप घर में भी ले सकते हैं, इसको घर में इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो चाय पीते हैं आप उसी में थोड़ा सा सुंठी डाल लीजिए, ड्राई जिंजर डाल लीजिए, तो आपका चाय का भी आपको आनंद देगा और आपकी भूख भी बढ़ाएगा। साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो व्यायाम भी जो है बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपको रेगुलरली एक्टिव रहना चाहिए और रेगुलरली जो है अपने नॉर्मल रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, कई लोग रात्रि जागरण करते हैं आजकल, जैसे बहुत देर तक जग गए, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि रात्रि जागरण से वात बढ़ता है, तो रात्रि जागरण इस समय में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल वर्षा ऋतु में बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने जिस तरह से कहा अभी कि एक्टिव रहना चाहिए इस मौसम में, व्यायाम हमें करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है कि वर्षा ऋतु में बहुत सुस्ती भी आती है, नींद भी आती है, और खासकर दिन का अगर समय हो और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत लोग सोने में वो समय व्यतीत करते हैं। तो क्या दिन में सोना इस मौसम में सही है? देखिए, हमारे यहाँ जो आचार्य वाग्भट हैं या जो आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में दिवा स्वप्न को निषेध किया गया है, यानी दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का समय है उस समय में थोड़ा समय इंडिकेटेड है कि आप सो सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में या फिर अन्य किसी भी ऋतु में दिन में सोना आप बेहतर है कि आप जो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहा गया कि आप बैठे बैठे नींद ले लें, जिसको आसीन प्रचलितम, बैठे बैठे सोना वो बेहतर है, बल्कि बिस्तर पर जाके आप लेट के नींद निकाल रहे हैं तो उससे कफ बढ़ेगा, फिर उससे अग्नि मंद होगा, फिर आपको विभिन्न समस्याएं होंगी। तो रात्रि जागरण का भी निषेध है और दिन में सोना भी ग्रीष्म ऋतु के अलावा हर ऋतु में मना किया गया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में खासकर हमें जो त्वचा संबंधी रोग हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं, फोड़े फुंसियाँ देखने को मिलती है, एलर्जीज या स्किन में कुछ तरह की तकलीफ, तो ऐसा क्यों होता है और इनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि त्वचा जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको माना गया है भ्राजक पित्त का स्थान है ये, तो जितने भी त्वचा की समस्याएं होती है ये पित्त से संबंधित समस्याएं होती हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं लवण रस जो है ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो वर्षा में जैसा मैंने कहा आपको कि बहुत सारे हमारे फंगस हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा एक समय होता है। ये भी तो प्राणी ही है ना, तो इनके लिए ये ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा समय रहता है, क्योंकि हम जब ह्यूमिडिटी रहती है तो हमारे शरीर के वैसे हिस्से जहाँ पे कुछ न कुछ ह्यूमिडिटी जमा होती है वहाँ ये फंगस आके लॉज कर जाते हैं, फफूंदी जिन्हें हम कहते हैं, और फिर ये बाद में जाके ईचिंग करते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं कॉज करते हैं, डर्मेटाइटिस होती है और इस पर एक्जिमा होता है, अलग अलग प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्याएँ होती है। कुछ लोगों को सोराइसिस नाम की एक समस्या होती है, वो वर्षा ऋतु में बहुत बढ़ जाती है, शरीर से मछली के समान स्केल्स निकलने लगते हैं। तो बेहतर ये है कि आयुर्वेद में एक पंचकर्म नाम की एक विधा होती है, जिसमें कि ऋतु के अनुसार पंचकर्म की बात की जाती है। तो वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ा रहता है, तो इस समय में चिकित्सक के परामर्श में शरीर को डिटॉक्स भी किया जाना चाहिए, और इसमें एक बस्ती चिकित्सा होती है, बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम लोग देते हैं दवाइयों में, हल्का सा विरेचन देते हैं, उससे भी पित्त का शमन होता है। और वर्षा ऋतु में तो विशेष रूप से हमें एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो शरीर के उन स्थानों में जहाँ नमी जमा होती है उनको, जैसे हमने नहाया, स्नान किया, तो शरीर के हर वो हिस्से जहाँ पे चांसेस हैं कि फंगल इन्फेक्शन होगा उनको अच्छी तरह से साफ़ करना है उनको। साथ साथ में ऐसे कपड़ों को भी, क्योंकि कपड़ों में लगातार धूप नहीं आती है तो कपड़े सूखते नहीं हैं, तो उनमें भी फंगस जो है अग्रो कर जाता है, फिर हम उसी से अपने शरीर को पोंछते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो हमें सामान्य अपने व्यवहार में इसको फॉलो करना चाहिए। अपने तौलियों को सेपरेट रखें हम, और उसको पूरा सुखाएं, जब नहीं भी है तो ड्राई करें उसको, और प्रयास ये करें कि जो भी चीज़ अपने शरीर में रह रहे हैं उसमें कोई बाहर से कोई इस प्रकार का फंगस आदि ना आए। क्योंकि डॉक्टर साहब इस मौसम में एक चीज़ और भी रहती है कि हम बहुत ज़्यादा भीगते भी हैं, कई बार हम बाहर निकलते हैं फिर भीग जाते हैं, तो शरीर को हमें अपने कितना हमें ड्राई रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी देखभाल रखनी चाहिए, कपड़ों को कितनी बार बदलना चाहिए, इस पर भी आप थोड़ी जानकारी जी। क्योंकि बारिश में अगर आप भीगेंगे और एकदम से फिर आप घर में आएंगे, बहुत समय तक अगर आपके शरीर में पानी बाहर से स्किन में लगा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में बाहर से आने वाले संक्रमणों का रूट होता है, क्योंकि त्वचा जो है हमारी सबसे बाहरी डिफेंस की एक लाइन है, और अगर उसमें लगातार ह्यूमिडिटी या फिर पानी लगा हुआ है तो वहाँ से भी संक्रमण अंदर प्रवेश करता है।
तो एक तो हमें इस प्रकार से कहीं बारिश में जा रहे हैं तो हमें पूरा अपना प्रोटेक्शन लेके जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत पहले से कहा गया है कि छत्र लेके जाएं, दंड लेके जाएं, तो छात्री लेके जाएं। अपने आप को इस तरह से जब बारिश हो रही है तो कवर करके ही चलें। आप साथ साथ में अगर इस प्रकार का बारिश में कहीं भीग भी जाते हैं तो आप बहुत समय तक उसी गीले कपड़े में ना रहें, आप आके अपने कपड़े को बदल लें और उस जो गीले कपड़े उसे सुखा दें। यानी ये छोटी छोटी सावधानियां हमें रखनी है, क्योंकि ये तो हर साल आने वाला मौसम में परिवर्तन है। तो इस छोटी छोटी सावधानियों को रख के हम अपने आप को बचा सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये ऋतु संधि का काल है और अभी फिर से वर्षा ऋतु के बाद फिर से जो नई ऋतु आएगी वहाँ फिर से हमें जो है ऋतु संधि का ख्याल रखना होगा। यानी कि आने वाली ऋतु के आहार को छोड़ते हुए अभी जो आ गई है उसको एक्सेप्ट करना, जो चली गई उसके छोड़ना है और जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो आँखों संबंधित बीमारियां बहुत हो जाती हैं। आपका कंजक्टिवाइटिस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो आँखों का ख्याल इन दिनों कैसे रखें? अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो फिर विशेष रूप से क्या कुछ करना चाहिए? ये फ्लू होता है एक प्रकार से जो इस समय में फैलता है। कंजक्टिवाइटिस भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वर्षा ऋतु में बहुत होता है। और ये हम लोग होता क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद फिर से आई में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो विशेष रूप से आँखों का अक्षीय प्रक्षालन, हमारे यहाँ कहा गया नेत्र प्रक्षालन। आप अपने, एक तो पहली बात ये कि जब भी हम बाहर से आएँ तो अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि बाहर से कोई भी इस प्रकार का वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो एक प्रकार से, क्योंकि जो हमने हाइजीन है वो हमें हमेशा फॉलो करना है, चाहे कोई भी ऋतु हो उसमें हैंड हाइजीन जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जब वायरल फ्लू हो जाता है या वायरल फ्लू हो रहा है तो अपने आँखों की पूरी शुचिता का ध्यान रखना है, यानी स्वच्छ पानी से हमने आँखों को साफ़ करना है। हमारे यहाँ त्रिफला का एक पाउडर होता है जिसका हम लोग काढ़ा बना के एकदम कपड़ छन करके उसके पानी से नेत्र प्रक्षालन करते हैं। इससे फ्लू में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पंचकर्म में अक्षी तर्पण होता है जो बहुत अच्छा काम करता है। कोई घबराने की बात नहीं है, 3 से 5 दिन में ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। हाँ, वायरल फ्लू या इस प्रकार का फ्लू फैला हुआ है तो बेहतर है कि आप 1-2 दिन रेस्ट करें, आप ऑफिस ना जाएं, ताकि आप दूसरे लोगों को भी ये कंटामिनेशन जो है इन्फेक्शन ना फैलाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना है कि बरसात में दही का सेवन ना करें, तो ये बात कितनी सही है? क्या हमें खाना चाहिए इस मौसम में दही या परहेज करना चाहिए, और अगर खानी चाहिए तो किस वक्त सबसे बेहतर समय होगा? देखिए, दही जो है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में दही को सेवन करने का इंडिकेशन तो है, क्योंकि पाचन दही में ही अगर हम मट्ठा देखें, तक्र देखें तो उसे श्रेष्ठ अग्नि दीपक बताया गया है। जो कोलाइटिस की समस्या होती है उसमें हम लोग मट्ठे का प्रयोग कराते हैं। लेकिन जहाँ दही आती है वहाँ पे दही के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ कहते हैं दही हमारे स्रोतस्वों में अवरोध करता है, रोकता है वो चीज़ों को। तो हमारे यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि रात्रि में आप दही का सेवन ना करें, दिन में आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको दही लेना ही है तो आप उसमें नमक डाल लें, आप थोड़ा सा आप उसमें गुड़ डाल लें, आप दही ले सकते हैं। रात्रि में इसका सेवन अवॉइड करने के लिए कहा गया है। चूँकि मैंने बताया कि वर्षा ऋतु में विशेष रूप से अम्लीयता रहती है, अम्लीय भाव रहता है, और आप सब जानते हैं कि दही अगर थोड़े समय रख दिया जाए तो खट्टापन आता है, तो अम्लीयता और बढ़ाएगा तो वात और बढ़ेगा, और ऋतु ही वात बढ़ाने वाली है और आपने और अम्लीयता वाली चीज़ ले ली। तो वैसे लोग जिनको इस समय में गठिया की समस्या है, दर्द है जोड़ों में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि इस ऋतु में आप अवॉइड कीजिए, और लेना ही है तो आप काला नमक या खांड डाल लीजिए उसमें, इसके साथ लीजिए। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो उनके लिए वर्षा ऋतु किस प्रकार से उनको प्रभावित करती है? क्योंकि कई बार हमने सुना है कि जैसे ही बारिशें शुरू होती है बुजुर्ग लोगों को काफ़ी समस्या पैरों के संबंधित होती है, सलसलाहट होती है या दर्द शुरू होता है, तो उनके लिए मौसम किस प्रकार से? देखिए, मैंने जैसा बताया कि हमारे यहाँ जीवन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और जो वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में कफ दोष प्रधान होता है, मध्यावस्था में पित्त दोष प्रधान होता है, और वृद्धावस्था में वात दोष प्रधान होता है। तो वर्षा भी वात दोष का काल है और वृद्धावस्था में वात दोष वैसे ही बढ़ा हुआ है। तो इस समय में जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको जोड़ों की समस्या है, खासकर जब बादल लगे हुए होते हैं
तो उनकी समस्या बहुत बढ़ जाती है। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गठिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से उनके लिए इस वक्त विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी जो भी चिकित्सा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए और अपने आहार विहार में ऐसी चीज़ें जो बढ़ा रही हो अम्लीयता को या वात को बढ़ा रही हो उसको नहीं लेना है। औषधि का नियमित रूप से सेवन करना है, जो वात शमन के लिए औषधियाँ दी गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं, जो बुज़ुर्गों के लिए बड़ी माफिक होती है। एक्सटर्नल हम अभ्यंगम करते हैं, बस्ती चिकित्सा है ये हम देते हैं। तो ये सब रेगुलरली चिकित्सक के परामर्श में लिया जाना चाहिए। और वात को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे बहुत मिर्च मसालेदार चीज़ें, ऐसे खान पान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वात को बढ़ाती है, उनको नहीं लेना चाहिए। और बुज़ुर्गों के लिए भी रात्रि जागरण बिल्कुल मना है। समय पे सोना है, समय पे उठना है, समय पे खाना है, बलार्ध तक व्यायाम करना है। बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं और जिम में जाते हैं और ज़्यादा ही एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है जितना आपका स्टैमिना है उससे आधे तक व्यायाम करो। तो बलार्ध तक व्यायाम करना है, क्योंकि अत्यधिक व्यायाम करना भी इस ऋतु में वात को बढ़ाता है, फिर उससे समस्याएं पैदा होती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक इस चीज़ पर भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि क्या इस मौसम में हमें मालिश करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों, और ख़ासतौर पर नहाते वक्त पानी किस तरह का उपयोग में करना चाहिए? क्या वो ठंडा होना चाहिए या हम गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे यहाँ अभ्यंग जो है जिसे मालिश कहते हैं उसे कहा गया है नित्यम अभ्यंगम आचरित, यानी आप अभ्यंग तो रोज़ ले सकते हैं आप, बशर्ते कि आपको कहीं पर सूजन ना हो, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पे लॉज कर रही हो, इन्फेक्शंस लॉज कर रहे हो। नहीं तो एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी ऋतु में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वृद्ध हो, वो अभ्यंग ले सकता है। पहली बात तो ये रही। और दूसरी चीज़ जो है, हमको अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ चीज़ें और भी शामिल करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ना एक कवल और गंडूस बताया गया जिस पे बहुत लोग कम जानकारी रखते हैं, ऑयल पुलिंग कहते हैं जिसको। यानी हमें अपने ना ओरल हाइजीन का भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जो रूट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन है ना वो ओरल है और या फिर नेज़ल है। तो हम अगर ओरल हाइजीन पर भी मेंटेन करते हैं इस समय में तो बहुत लाभ मिलता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से दंत धावन के साथ साथ कवल और गंडूस यानी कुल्ला करना, मेडिकेटेड हमारे पास में ऐसे एस्ट्रिंजेंट्स आते हैं आयुर्वेद के, और ऑयल पुलिंग जिसको कहते हैं हम गंडूस करना, वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते आप विशेष रूप से वर्षा ऋतु को लेकर हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अभी एक लंबा समय है वर्षा ऋतु का, तो किन चीज़ों से बचना चाहिए, एक दिनचर्या किस प्रकार से होनी वर्षा ऋतु बहुत अच्छी ऋतु है। देखिए इस समय बहुत सारे प्राणियों में नए नए जीव जो हैं नए नए आपको बाहर आते हैं इस समय में। हर ऋतु का अपना महत्व है, लेकिन हर ऋतु के साथ कुछ न कुछ चीज़ें हमें जुड़ी हुई है। तो आप वर्षा ऋतु को बहुत बेहतरीन ऋतु समझिए। बस आपने केवल ध्यान ये रखना है कि कोई भी चीज़ जो वात को बढ़ाए, मैंने पहले भी कहा कि वर्षा ऋतु वात के प्रकोप का काल है ये, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। समय पर आप उठें, समय पर सोएं, हल्का भोजन लें। अत्यधिक जो हमारे एसी है या कूलर है, इससे एकदम से गर्मी लगी तो बाहर चले गए, फिर वहाँ आ गए। तो नॉर्मल हम प्रकृति के करीब रहें। सब्जियां आदि जो भी हम ले रहे हैं उसको बिल्कुल सड़ी गली ना हो, फ्रेश हो। खाने में हल्का भोजन लें और अपनी दिनचर्या में कमरे में ही आप व्यायाम को अपनाएं, जो कि बाहर आप घूम नहीं सकते, बारिश हो रही है। तो आप अपना संयमित जीवनचर्या और आहार विहार इसको अपनाएं। वर्षा ऋतु का पूरा आनंद लें और ये सबसे अच्छी ऋतु है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वर्षा ऋतु को लेकर दी, किस तरह से हमें इस ऋतु में अपना ख्याल रखना चाहिए और इस ऋतु को एंजॉय भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो आप कार्यक्रम में आए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।